नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा प्राइम टाइम शो इंडिया बोल रहा है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश अब पाकिस्तान की तरह ये कहा जाए उन्हीं हालातों से गुजर रहा है जहां पर कंगाली भुखमरी अब चरम पर है। आर्थिक संकट इतना ज्यादा गहरा चुका है कि देश को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए विदेशों से मदद मांगनी पड़ रही है। कर्ज के बोझ तले दबा बांग्लादेश अब अपने नागरिकों के लिए बुनियादी जरूरतें भी पूरे करने में संघर्ष कर रहा है। राजनीतिक अस्थिरता और बिगड़ती कानून व्यवस्था ने स्थिति को और भी ज्यादा खराब कर दिया है। जानकारों की माने तो अगर तुरंत सुधार नहीं हुए तो बांग्लादेश एक बड़े आर्थिक संकट का सामना करेगा, जिससे उसकी स्थिति और भी ज्यादा और यह क्षेत्रीय सुरक्षा भी और भी ज्यादा प्रभावित हो सकती है। सवाल ये, क्या बांग्लादेश इस संकट से उबर पाएगा या फिर पाकिस्तान की ही तरह संकटग्रस्त हो जाएगा? इसी पर ही करेंगे हम चर्चा आज। और आइए बात कर लेते हैं खास विषय की। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी मुल्क। एक तरफ एक वक्त ऐसा था जब बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी, बहुत मजबूत मानी जाती थी, खासतौर से यहाँ के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए कहा जाए तो। लेकिन अब मौजूदा हालात में बांग्लादेश आर्थिक हालात यहाँ पर बहुत नाजुक बनते हुए नजर आते हैं। वो देश जो कभी अपनी तेजी से बढ़ती प्रति व्यक्ति आय और विकास के लिए दुनिया भर में तारीफ का विषय एक तरह से था, आज पाकिस्तान जैसी कंगाली, पाकिस्तान जैसी भुखमरी की कगार पर है। पिछले 4 सालों में बांग्लादेश की तुलना भारत से की जाने लगी थी और कहा तो ये जाता था कि ये देश विकास का बड़ा उदाहरण बन सकता है। लेकिन अब समझिए, आर्थिक संकट इस कदर यहां पर गहरा गया कि देश की सरकारी कर्ज खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। बांग्लादेश के सरकारी कर्ज में पिछले 1 साल में 14% की वृद्धि हुई। अब कुल कर्ज 21,44,000 करोड़ टका हो चुका है, यानी कि करीब 15.7 लाख करोड़ रुपए। इसमें से लगभग 9.5 लाख करोड़ टका तो विदेशी कर्ज है, जबकि लगभग 12 लाख करोड़ टका घरेलू कर्ज है। अब ये कर्ज पिछले साल के कर्ज से 14% ज्यादा है। दरअसल बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति, कानून व्यवस्था की गिरावट और ये वो तमाम ऐसे अलग अलग पहलू हैं जिसने अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा कमजोर कर दिया है। प्रशासनिक खर्च लगातार बढ़ता है, जबकि सरकार की आमदनी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पा रही। आय और खर्च के बीच में जो दूरी है, जो अंतर है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे वित्तीय दबाव लगातार गहराता जा रहा है। बीते वित्त वर्ष में सरकार का कर्ज 2.5 लाख करोड़ टका तक बढ़ गया था, जो देश के इतिहास में सबसे ज्यादा कर्ज वृद्धि मानी जाती है। वहीं वित्त वर्ष 2025 में बांग्लादेश ने बैंकों से अकेले 72,000 करोड़ टका का कर्ज लिया। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी अब फटेहाल ही नजर आती है। समझिए, सत्ता परिवर्तन यहाँ पर हुआ। यहाँ पर जिस तरह से शेख हसीना गई, उसके बाद में यूनुस सरकार आई, ये तमाम जो बड़ी अलग अलग परिस्थितियां नजर आई। सत्ता परिवर्तन के बाद में विकास दर लगातार 3.5% पर गिर गई। देश का टैक्स टू जीडीपी अनुपात मात्र 7 से 7.5% के बीच है, जो दक्षिण एशिया में सबसे कमजोर माना जाता है और इसकी तुलना में भारत में यह अनुपात करीब 12% है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार बांग्लादेश का विदेशी कर्ज उसकी अर्थव्यवस्था के लिए मध्यम स्तर का जोखिम बना हुआ है। खास तौर पर देश का डेट टू एक्सपोर्ट रेशियो 162% पहुंच चुका है, जो सुरक्षित सीमा से बहुत ऊपर है। इस पूरी स्थिति में निर्यात में गिरावट का अनुमान देश के लिए और बड़ा खतरा है। इन सारी आर्थिक दबाव और राजनीतिक अस्थिरता के बीच में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था एक संकट की ओर बढ़ रही है, जहां पर अगर सुधार और निवेश नहीं बढ़ा तो समझिए देश दिवालियापन की कगार पर पहुंच सकता है। ये सिर्फ बांग्लादेश का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र में एक तरह से बढ़ती अस्थिरता के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बनता हुआ नजर आता है। आखिर कैसे उभरेगा बांग्लादेश? क्या यूनुस सरकार बांग्लादेश को एक बार फिर से उसी मजबूत सियासी ढांचे की तरफ और एक मजबूत आर्थिक स्थिति की तरफ लेकर जा पाएगी, या फिर इसका भी वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हुआ? करेंगे चर्चा। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ रहा है, आइए आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में भू राजनीतिक विश्लेषक
रिटायर्ड मेजर AK सिवाच हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। पाकिस्तान से PPP नेता अखुंजादा चट्टान हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। डॉक्टर शुभदा चौधरी विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ में जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सिवाच जी आप ही से करना चाह रही हूँ। सर, रिपोर्ट हाल ही में आई है और ये बांग्लादेश की ही तरफ से रिपोर्ट जारी की गई और बांग्लादेश की आर्थिक व्यवस्था को दर्शाती है। आप और हम सभी जानते हैं बांग्लादेश जब से अस्तित्व में आया 1971 के बाद से वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव मोड में ही नजर आ रहा था, लेकिन पिछले 4 साल में ऐसा क्या हो गया सर? इवन पिछले 4 साल में भी मजबूत था, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ऐसा डाउनफॉल आया कि कहा जा रहा है कि दिवालियापन एक तरह से हो जाएगा बांग्लादेश का। हाँ बिल्कुल, देखो नैना, सच्चाई है जब पाकिस्तान के दो हिस्से हुए थे, ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश बना था, तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कोई अच्छी नहीं थी और वेस्ट पाकिस्तान से बहुत कमजोर थी। मगर चंद एक समय में जो प्रोग्रेस की है पाकिस्तान ने वो काबिल तारीफ, स्पेशली बांग्लादेश ने। पाकिस्तान तो पीछे चलता गया मगर बांग्लादेश इंप्रूव करता रहा। बांग्लादेश की इकोनॉमी लास्ट कोई 15 साल में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की। उसकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसने वर्ल्ड की नंबर 1 टेक्सटाइल इंडस्ट्री किया और ये लीस्ट डेवलप से डेवलपिंग कंट्री के कतार पे पहुंचा हुआ था। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी थी, इन्वेस्टमेंट भी काफी आ रहा था, इनका फॉरेन रिजर्व भी बहुत ज्यादा हो गया था। आज वो घट के $27 बिलियन के करीब रहेगा, जो कि 3 महीने का इंपोर्ट दे सकता है। आज इनका इन्फ्लेशन करीब करीब 8 से 10% के करीब है, डबल फिगर में पहुंचने वाला है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इनके लिए बहुत फॉरेन रिजर्व कमाता था, वो आज बंद होने के कगार में है, क्योंकि उसका सारा रॉ मटेरियल भारत से ज्यादातर आता था। भारत से इनके रिलेशन अच्छे ना होने के कारण उसमें भी कमी हुई और आज इन्फ्लेशन के कारण लोग, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है। तो ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है डगमगा गई है। जो ग्रोथ रेट वो 3.5% है और डेट जो है इनका 14% बढ़ा है एक साल में। आपने ठीक बोला कि 22 लाख करोड़ टका जो था है आज की तारीख में, जबकि एक साल पहले 18 लाख करोड़ था। और फॉरेन डेट इनका बढ़ता जा रहा है और फॉरेन डेट सबसे ज्यादा चाइनीज का। जहां चाइनीज का फॉरेन डेट होता है तो डेट के साइकिल में आप फंस जाते हो, जैसे पाकिस्तान बढ़ा। क्या ये पाकिस्तान की राह में जा रहा है? मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से इसकी इकोनॉमी चली, क्योंकि आज इसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, एक्सपोर्ट बहुत कम हो गए हैं, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं और फॉरेन डेट के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, ये फिर पाकिस्तान के उसमें जाएगा जहां पर कंगाल की तरफ और कटोरा लेके। अगर आप दूसरे इलाकों की बात करें, जो बाकी देश हैं जो भारत के चारों तरफ हैं, हाँ आप श्रीलंका में देखें क्या हुआ था। अभी 2-3 साल पहले श्रीलंका के हालात बहुत खराब हो गए थे, उसकी इकोनॉमी डगमगा गई थी, मगर उस समय उसने हेल्प मांगी चीन की। चीन ने देने के लिए मना कर दिया, उसने लिंक किया कि आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें। उस समय भारत आगे आया, भारत ने $4 बिलियन की उसको मदद की। आज जो श्रीलंका की इकोनॉमी रिवाइवल मोड पे। आप देखें पाकिस्तान की हालात क्या है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, इसीलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी भी अब बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही है। और डेट जो रेशियो जो बोले थे, डेट जीडीपी रेशियो, वहां पर भी कम से कम 180% है। जैसे कि बांग्लादेश का भी अभी डेट टू जो इसका जीडीपी है वो बढ़ता जा रहा है, 162% हो गया। तो ये सच्चाई है। आप अगर बांग्लादेश की हालात देखें और जिस प्रकार से बांग्लादेश अब पाकिस्तान के नजदीक होता जा रहा है, अब वो ये कहोगे कि आप वो पाकिस्तान तो टूटने के कगार पे है ही, पाकिस्तान तो सिविल वार की तरफ है, मगर अब बांग्लादेश की इकोनॉमी भी वैसे ही हो जाएगी जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी है, क्योंकि इनकी पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत कमजोर है। और बांग्लादेश की इकोनॉमी में मैं एक ही बताऊंगा नैना, एक ऐसा समय आया था आज से करीब करीब 5 से 6 साल पहले, जब उसकी पर कैपिटा इनकम भारत से भी ज्यादा थी। उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड की सबसे थी और शेख हसीना का जो गोल्डन पीरियड था, ये मुझे लगता है काबिल तारीफ था। जो बांग्लादेश जिस प्रकार से लीस्ट डेवलप से डेवलपिंग कंट्री, इकोनॉमी का फ्लरिश करना और फॉरेन डेट कम हो रहे थे, और जो चीन का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसमें भी काफी प्रोजेक्ट जो थे शेख हसीना की गवर्नमेंट ने
कैंसिल कर दिए थे। तो मुझे बिल्कुल लगता है सर। दुख की बात यह है, क्योंकि बांग्लादेश भारत का एक नेबर है, हम चाहेंगे कि वहां डेवलपमेंट हो, क्योंकि अगर वहां अस्थिरता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आतंकवाद बढ़ता है, जी उसका सर। डायरेक्ट इंपैक्ट भारत पे होगा। नैना। जी जी सर, जी सर, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि कैसे बांग्लादेश पिछले कुछ वक्त से बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ आने लगा है। वेल, मैं अपने दर्शकों को बताऊं, एक और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं बांग्लादेश से, इमदादुल्ला बाबू, जो पत्रकार हैं बांग्लादेश से। आपका भी बहुत स्वागत है। मैं रुक करूँ हमारे अन्य साथी शुभदा चौधरी और साथ ही साथ अखुनजादा जी, लेकिन उसके पहले मैं जल्दी से इमदादुल्ला जी आप ही से एक बार चीज समझने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक रिपोर्ट आई है ढाका ट्रिब्यून की तरफ से, और मैं वही रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें और भी तमाम बड़ी बातें बताई गई। उसमें स्पष्ट बताया गया कि एक साल में 14% का एक तरह से कर्ज का इजाफा हुआ है, सरकार पर कर्ज और भी ज्यादा बढ़ा है। यहाँ की जीडीपी ग्रोथ कम हुई है। यहाँ पे लगातार ये कहा जाए कि महंगाई जो बढ़ी रही है, लेकिन अस्थिरता और बहुत बढ़ रही है। क्या वजह मानते हैं इमदादुल्ला जी? अपना ऑडियो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। बांग्लादेश में अभी जो हालात है, जी। इस हालात में यहाँ पे कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है। ये जो गवर्नमेंट है एक इंटरिम गवर्नमेंट है, जिसका काम है फरवरी तक एक नेशनल रेफरेंडम का मतलब के आयोजन करना, और उन लोग जो है नेशनल रेफरेंडम के बाद यहाँ से चले जाएंगे, और जो है यहाँ पे बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आके ये इकोनॉमिक सिचुएशंस जो है ये सब देखभाल करेगी। तो इसीलिए अभी यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो एफडीए है, ये उस लिहाज से उतना अच्छा से नहीं हो रहा है बांग्लादेश में, क्योंकि पहले जो 40% था एफडीआई, वो वाला अभी उतर के आ गया 19% पे आ गया है। तो जिसके वजह से बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसके ऊपर सच बोलने में एक दबाव पैदा हुआ है, जो दबाव हम आम आदमियों को भी मतलब कि अफेक्टेड कर रहा है। ये वाला है कि हम लोग का बाजार में जो महंगाई है वो बढ़ गया बांग्लादेश yes. में। हाँ। किस तरह की, अगर इमदादुल्ला जी अगर आप समझा पाए कि महंगाई किस रूप में बढ़ी है, क्योंकि मैं रिपोर्ट पढ़ी थी सितंबर अक्टूबर नवंबर की, अगर मैं सिर्फ पिछले 3 महीनों की बात करूं, तो जरा आप समझाइए कि जो बेसिक मूलभूत जरूरतें हैं लोगों की, रोटी कपड़ा मकान दूध दही सब्जियां, अगर ये बेसिक इन चीजों की भी बात करें तो कितनी महंगाई बढ़ी है बांग्लादेश में? बेसिक जो सब चीज है वो सब की महंगाई अभी तक जो है लगाम में है, लगाम टाना हुआ है। खूब बहुत मतलब खास कुछ दाम यहाँ पे नहीं बढ़ा है। अब जो सब दाम जितना था वो शायद अभी जो है यहाँ पे मूल्यस्फीति जो बोलते हैं, इन्फ्लेशन रेट है करीब 9 के करीब है। तो उस हिसाब से पहले से जो है इन्फ्लेशन बढ़ के कमा है, क्योंकि हमारा जो रेमिटेंस था, फॉरेन रेमिटेंस का जो फ्लो है, वो फॉरेन रेमिटेंस फ्लो जो है आगे से बढ़ गया है। इसीलिए बढ़ गया कि बांग्लादेश में इकोनॉमिक्स लोग बोल रहे हैं कि हर मुल्क से जो है, हर मुल्क में जो है कभी कभी जो है वो उसको बोलते हैं कि इलीगल इकोनॉमिक कुछ जो काम चलते हैं, जैसे कि हुंडी या हवाला का काम, ये सब अभी बंद है यहाँ पे। इसीलिए जो है फॉरेन डायरेक्ट रेमिटेंस जो है, जो हमारे प्रवासी भाई लोग विदेश में काम कर रहे हैं, वो लोग जो भेज रहे हैं उसका फ्लो बहुत अच्छा है। और गारमेंट्स में भी जो है हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी अभी तक सही है। इसी के वजह से जो है अभी तक हमारा जो टोटल इकोनॉमी है वो एक नॉर्मल रेंज में है। जैसे कि समझा जा रहा है कि बहुत ज्यादा खराब हालत में चला गया, वैसा लेकिन नहीं है। और एक बात है कि बांग्लादेश में हम आपको पहले ही बोले हैं कि एफडीआई, लेकिन एक बहुत बड़ा हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए एफडीआई बहुत बड़ा एक मुद्दा होता है और बहुत जरूरी एक चीज होता है। हाँ, बांग्लादेश में सिक्योरिटी इश्यूज जो सब है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, पुलिस जो है अपनी तरह काम कर रही है, आर्मी अपनी तरह काम कर रही है, तो ये पॉलिटिकल राजनीतिक अस्थिरता जो है, राजनीतिक अस्थिरता वो यहाँ पर स्थिति को बड़ा चिंताजनक बना देती है। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार के रहते रहते अगर इस तरह की सिचुएशन है, आपको ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में सिचुएशन अलग होगी? क्या आने वाले वक्त में भी यूनुस सरकार ही कमान संभालती हुई नजर आ रही है क्या इमदादुल्ला जी? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ हम लोग देख नहीं रहे हैं, क्योंकि हमेशा गवर्नमेंट बोल रही है कि फरवरी के बीचम बीच बांग्लादेश में रेफरेंडम होगा। कोई कोई तो बोल रहा है कि 5 फरवरी या फिर 13 फरवरी या 15 फरवरी, ये 3 डेट के अंदर कभी भी जो है बात तो ये भी है ना, रेफरेंडम होगा किन किन के बीच में,
क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो अब उन पे लगाम लगाई जा रही है, कंट्रोल किया जा रहा है। वेल, हम इस पे आगे चर्चा करें। मैं अखुन जादव जी और शुभदा जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को बताऊं दरअसल इस चर्चा को हम आज क्यों कर रहे हैं। समझिए, दरअसल रिसेंटली कुछ ऐसी रिपोर्ट्स जिसमें ये बड़ी बातें कही गई, वो बांग्लादेश जो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर हमेशा से सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ा नाम कमाता रहा है, पिछले 4 सालों में बहुत तेजी के साथ में उसकी अर्थव्यवस्था बनती है। और ऐसी कि हिंदुस्तान जो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, ऐसे तमाम कयास भी लगाए जाने लगे कि जिस रूप में लगातार आगे बढ़ रहा है बांग्लादेश, हो सकता है कि वो हिंदुस्तान को भी टक्कर दे। एक लिहाज से एक अच्छी भी बात है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अगर बढ़ती है और वो अगर मजबूत होता है। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई वो बड़ी चिंताजनक है। उसमें कहा गया कि पिछले 1 साल में 14% का इजाफा सरकार के कर्ज में हुआ। सरकार के वित्त विभाग की ओर से ये रिपोर्ट जारी की गई थी। उसमें बताया गया कि सरकार का जो कुल कर्ज है अब बढ़कर जून 2025 तक 21 करोड़ 44 लाख 340 करोड़ टके का एक तरह से हो चुका है बांग्लादेश की स्थानीय मुद्रा के अनुसार, जो कि पिछले साल की कर्ज की जो तुलना में उससे 14% अधिक है। मैं चाहूंगी मैं अखुन जादव जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले मुझे शुभदा जी जरा समझाइए बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था वो आखिर किन चीजों पर टिकी हुई है। और जैसा कि अभी यहाँ पर हमारे साथ में बांग्लादेश से पत्रकार जुड़े हैं इमदादुल्ला जी, वो बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता तो है, लेकिन आप जरा समझाइए कि आखिर कौन सी ऐसी चीजें रही हैं जो बांग्लादेश को मजबूत करती रही हैं और अब कमजोर भी कर रही हैं। नैना जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया, और मेरे जो कॉलीग है बांग्लादेश से उनको मेरा आदाब। देखिए, जो पहली और सबसे बहुमूल्य चीज है, जो मेन मुद्दा है, अगर हम बांग्लादेश की टेक्सटाइल्स की बात करते हैं तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये पूरी की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेशी विमेन के कारण चलती थी। ये बहुत बड़ी इनकी स्ट्रेंथ थी। लेकिन कोविड के दौरान और कोविड के बाद मैक्सिमम जो है जो बांग्लादेशी विमेन है जो टेक्सटाइल में काम करती थी, 140 फैक्ट्रीज तो एक साल में, अभी पिछले 1 साल में बंद हो गई हैं। 50,000 से ज्यादा औरतों की जॉब चली गई है। इनफॉर्मल इकोनॉमी ज्यादा बढ़ गई है। पहला तो ये। दूसरा, जो रेमिटेंस था, तो बांग्लादेशी कहाँ जाते हैं? बांग्लादेशी जीसीसी कंट्रीज जाते हैं, मोस्टली सऊदी अरेबिया, यूएई, फिर पोलैंड और इटली भी जाते हैं। रेमिटेंस उनको वहां से आता है, मलेशिया भी जाते हैं। तो अब जो है रेमिटेंस पे वो काफी ज्यादा निर्भर हैं। क्या क्या चीजें जो है वो काम नहीं कर रही हैं? पहली चीज है कि हाँ, ये मानना बिल्कुल सही है कि कोई भी इंटरिम गवर्नमेंट 1 साल में, 1.5 साल में इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं ला सकती है। बॉटम टू टॉप अप्रोच तुरंत नहीं ला सकती है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन अभी बांग्लादेश में जो आर्म्ड फोर्सेस है और जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उनके बीच में एक टसल चल रहा है। दूसरा है कि इन्होंने जो एक्सटर्नल डेब्ट जो बन गया है, ज्यादा इनका लोन्स जो है वो फिस्कल डिफिसिट में कन्वर्ट हो रहा है। वो 4 प्रोजेक्ट्स जो है मेनली, वो है इनका रूपुर न्यूक्लियर प्लांट, दूसरा है ढाका मेट्रो रेल, तीसरा है कर्नाफुली टनल और चौथा है मतरबारी पावर प्रोजेक्ट। ये 4 प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं। अब जहां तक बात रही कि बांग्लादेश बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक होमोजेनस सोसाइटी नहीं है। यहाँ पे मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, अहमदियाज हैं और जो जुम्मा या आदिवासी कम्युनिटी है। जो इकोनॉमिक इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होमोजेनस नहीं है। तो जो वेल्दी क्लास है वो ज्यादा बेनिफिट्स जो है करप्शन के थ्रू अक्यूमुलेट करता है। दूसरा जो है मैसिव जॉब लॉस हुआ है, यानी कि 2/3 जो एम्प्लॉयमेंट वाले यूथ हैं वो नीट कैटेगरी में आते हैं। नीट कैटेगरी का मतलब बांग्लादेश में होता है नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग। उसके बाद पॉलिटिकल रिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा। अभी 40 विक्टिम्स एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में ये आया 1 साल के अंदर अधिकार रिपोर्ट में। और जो है नॉन परफॉर्मिंग लोन्स के कारण 10 से ज्यादा जो बांग्लादेशी बैंक्स हैं वो बंद हो चुके हैं। लेकिन इसका एक इंटरनेशनल एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। जी। और वो जियोपॉलिटिकल एंगल है कि बांग्लादेश एक प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस एंड चाइना में इन्वॉल्व हो रहा है।
यूएस के ऑफिशियल्स, यूएस की आर्मी पिछले साल पहली बार बांग्लादेश में देखी गई, चिटागोंग में देखी गई। उसी तरफ चाइना से जब यूनुस जी चाइना जाते हैं तो वो बोलते हैं कि बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल का प्रोटेक्शन करेगा। और उसके बाद जो है यूनुस जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स चाइना को देते हैं चिटागोंग हिल ट्रैक्स पे, जहाँ पे बहुत सारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज रहती है, जिसका सालों से, अभी से नहीं, सालों से डिस्पोजेशन, उनका लैंड ग्रैबिंग चल रहा है। अब ये जो डेप्थ है किसी भी कंट्री के लिए, जो एक्सटर्नल डेप्थ है, जो इंटरनल जीडीपी पर कैपिटा रेशियो है, जी जी एक बांग्लादेशी बच्चा जो भी पैदा होगा वो ऑलरेडी 1 लाख टका के डेप्थ में पैदा हो रहा है। और यही तो आने वाले सिचुएशन वक्त ये की है। और स्थिति को गंभीर स्थिति को दर्शाता है शुभदा जी। दरअसल जो रिपोर्ट आई उसमें यही तो बात कही गई है कि आने वाले वक्त में अगर अगले साल तक स्थिरता यहाँ पर नजर नहीं आती तो हो सकता है ऐसे हालात हो जाएं जो पाकिस्तान के हैं। ऑल्दो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अखुन जादा जी का मैं रुक करूं, लेकिन अगर कर्ज की बात करें तो देश को आखिर देश पर कर्ज क्यों बनता है? देश बाहरी कर्ज इसलिए लेता है कि वो अपने देश का विकास कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, पुल, बिजली, घर, एयरपोर्ट, इन सारी रिहेबिलिटेशंस को लेकर, सेना, पुलिस, सरकारी कर्मचारी या फिर जो ऐसी आपकी जो नेसेसिटीज है उन सर्विसेज को लेकर। लेकिन अगर बांग्लादेश की बात करें तो IMF से लगभग $4.7 बिलियन एक तरह से कर्ज लिया हुआ है। भारत ने भी बांग्लादेश को $2 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट पहले दिया था। बांग्लादेश ने 2024 में $1.5 बिलियन का सुकुक बॉन्ड एक तरह से जारी किया था। ये अलग अलग तरीके एक तरह से हो सकते हैं, लेकिन अखुन जादा जी, पिछले कुछ वक्त से खासतौर से कई ऐसी बड़ी रिपोर्ट्स आई, उसमें कहा गया कि बांग्लादेश जो आपका कभी एक तरह से हिस्सा हुआ करता था, एक बार फिर से बड़ी नजदीकियां बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वही छाया जो अभी IMF की आज रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ पाकिस्तान के लिए भी, बांग्लादेश की भी ऐसी स्थिति हो जाए।